उत्तराखंड में गुरुवार को 154 कोविड मरीज मिले हैं, जबकि 187 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। राज्य में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा बढ़कर 94,324 हो गया है और 88,948 मरीज पूर्ण रूप से ठीक होकर घर आ गए हैं। गुरुवार को अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 4, चमोली में 3, चंपावत में 3 तथा देहरादून में आज 40 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 37, नैनीताल में 30, पौड़ी गढ़वाल में 9 तथा आज पिथौरागढ़ में कोई भी कोरोना संक्रमण का मरीज नहीं मिला। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी गढ़वाल में 6, उधमसिंह नगर में 15, उत्तरकाशी में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 2510 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं अब तक 1596 मरीजों की मौत हो गई है। देहरादून में गुरुवार को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का एक मामला भी सामने आ गया है। उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे इलाज करवाने व बुजुर्गों के जीवन को एक बेहतर राह दिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के करीब 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मोबाइल केयर यूनिट और फिजियोथेरेपी क्लिनिक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। जो बुजुर्ग गरीबी की हालात में हैं, उन्हें आजीविका जुटाने के अवसर दिए जाएंगे। इनके मल्टी सर्विस सेंटर संचालित किए जाएंगे, जहां वे मनोरंजन, आध्यात्मिक व धार्मिक सेवाओं से जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को और अधिक जीवंत बना सकेंगे। समाज कल्याण ने इसकी एक और विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रखी है। प्रदेश शासन ने मुहर लगाकर योजना को स्वीकृति दे दी है। ये सारी गतिविधियां स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाएंगी। कार्य योजना पर विभाग ने काम करना आरंभ कर दिया है। ऐसी गतिविधियों को संचालित करने वाली अनुभवी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। पिछले 14 महीने बाद उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की है। बड़ोदरा में चल रही शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड ने महाराष्ट्र को 6 विकेट से हराया। महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में महाराष्ट्र 4 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना पाई। महाराष्ट्र की ओर से बल्लेबाजी में केदार जाधव ने सर्वाधिक 61 रनों की पारी खेली थी। लक्ष्य का पीछा करने वाली उत्तराखंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। करणवीर कौशल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे अवनीश सुधा और जय बिष्टा ने दूसरे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की और टीम के लिए जीत की नींव रखी। अवनीश 21, सौरभ 2 और दीक्षांशु 23 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जय बिष्टा ने एक छोड़ संभाले रखा। उन्होंने शानदार 69 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं कुणाल चंदेला ने 18 रनों का योगदान दिया। इस जीत के साथ उत्तराखंड ने टूर्नामेंट में 4 अंक हासिल कर लिए हैं। उसके 2 मुकाबले बचे हैं। अगर टीम बड़े मार्जिन से मुकाबले जीतती है तो नॉकआउट में पहुंचने के रास्ते खुल सकते हैं। मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखंड को पहले 2 मुकाबलों में हार मिली थी। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा भी तेजी से फैल रहा है। हाल ही में गढ़वाल में संबंधित मामला सामने आने के बाद पशुपालन विभाग भी सक्रिय हो चला है। नैनीताल जिले में विभाग ने नया अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। जिले के टोटल 360 पोल्ट्री फार्मों की हर एक पालतू मुर्गियों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि रामनगर, हल्द्वानी में सर्वाधिक पोल्ट्री फार्म हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीसी भंडारी की माने तो जिले में कुल 1.25 लाख के आसपास मुर्गियां हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी की जाँच की जाएगी। शीतकालीन खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध औली में स्कीइंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाएगा। इससे देश दुनिया से आने वाले प्रशिक्षुओं को स्कीइंग की ट्रेनिंग मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर मिलेंगे। फरवरी में औली में विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने फरवरी में प्रस्तावित विंटर गेम्स एवं अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल के आयोजन को लेकर गढ़वाल मंडल के विकास निगम के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम ने काफी करवट बदली है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 15 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों, विशेषकर हरिद्वार व उधमसिंह नगर के कुछ स्थानों में प्रचंड शीत दिवस की स्थिति रहने के आसार हैं। इन जिलों में दोनों दिन बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक ठंड से फ्लू, बहती और भरी हुई नाक या नक्सीर जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्यिक रूप से कमजोर लोग, खासकर शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पुरानी बीमारियों वाले लोगों को ठंड में लंबे समय तक ना रहने व अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को कवर करने की सलाह दी है। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी की याचिका को हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एनएस धनिक ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। सीजेएम कोर्ट देहरादून को बीमारी का हवाला देते रहे विधायक सोमवार को भी अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि विधायक महेश सिंह नेगी के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला ने सीजेएम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। विधायक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डीएनए सैंपलिंग के लिए सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी। महिला का आरोप है कि महेश नेगी ही उसकी बेटी के जैविक पिता हैं।
प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2 फरवरी से संचालित करने के आदेश मिल चुके हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले माह से खोल दिया जाएगा। सरकार प्रदेश के उच्च तकनीकी व चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए राजी हो चुकी है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कॉलेजों को खोलने को लेकर एक SOP जारी कर दी है। कॉलेजों के मुख्य रूप से संचालित करने का कार्य विश्वविद्यालयों के कुलपति को सौंपा गया है। शीतावकाश पूरा होने के बाद विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आगामी 2 फरवरी से खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू ने ऐसी दस्तक दी जिसके बाद प्रदेश में पक्षियों के मरने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में फ्लू काफी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले प्रदेश भर में 142 पक्षी मृत मिले थे। मरने वालों में से 122 पक्षियों के मामले अकेले देहरादून में पाए गए। मृत मिले पक्षियों में कौओं के अलावा बत्तख, तोता, कबूतर, उल्लू, घुघुती, मैना आदि शामिल हैं। मृत पक्षियों में सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि कौओं में हुई, जबकि जांच के लिए अन्य पक्षियों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। हालांकि अभी तक किसी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके पशुपालन विभाग की ओर से सर्विलांस जारी है। पक्षियों की निगरानी के बीच कंट्रोल रूम में उनसे जुड़ी हर तरह की सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। कोरोना को देखते हुए प्रदेश में इस बार का गणतंत्र दिवस जश्न से नहीं मनाया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले स्वतंत्रता सेनानी और अन्य व्यक्ति समारोह शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयोजन में अनुपस्थित सेनानियों को विभिन्न मजिस्ट्रेट व जिला स्तरीय अधिकारी उनके घर पर जाकर ही सम्मानित करेंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की शुरुआत सुबह 10:30 बजे झंडारोहण के साथ की जाएगी। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। समारोह स्थल पर फ्रंटलाइन कोविड वर्करों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ संस्कृति विभाग की ओर से संक्षिप्त कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे। रैतिक परेड में पुलिस के साथ सेना और होमगार्ड के जवान भी हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश को उच्चतम और एडवांस मेडिकल केयर उच्च गुणवत्ता आयुक्त अनुसंधान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2020 अवार्ड से नवाजा गया है। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने संस्थान की ओर से मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। प्रोफेसर मनोज गुप्ता ने कहा कि एम्स ऋषिकेश उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और शोध के साथ साथ उच्च तकनीक द्वारा जनता के स्वास्थ्य हित का भी संपूर्ण ध्यान रखता है। उन्होंने आगे बताया, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मशीन एवं उच्च गुणवत्ता का उपचार आदि उपलब्ध कराया गया है। हल्द्वानी से गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए AC बसों का संचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही काठगोदाम डिपो में अब 21 बसें हो गई हैं, जिसमें 13 वोल्वो, 4 जनरथ और 4 साधारण बसें हैं। दोनों शहरों के चलने वाली नई बसों को अभी ट्रायल बेस पर चलाया जा रहा है। इस बारे में स्टेशन प्रभारी विद्या जोशी ने बताया कि फरीदाबाद जाने वाली AC जनरथ बस सुबह 10:30 पर निकलेगी और दूसरे दिन काठगोदाम पहुंचेगी। इसके अलावा गुरुग्राम जाने वाली बस का समय रात 10 बजे का है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कुमाऊं दौरे पर हैं। इस मौके पर वे तमाम योजनाओं को शुरू कर रहे हैं। इस बीच मंत्री सतपाल महाराज रामनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि रामनगर में पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क में इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे, इससे फ्यूल कम खर्च होगा। वहीं वन्य जीव भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वातावरण शुद्ध रखने के लिए प्रदूषण कम करने की जरूरत है और इसी दिशा में यह कदम कारगर साबित होगा।